तपस्या शादा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में हैं खुर्शीद, हमारे रेडियो जॉकी दोस्त। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत। खुर्शीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे आपको शुक्रिया पहले कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरी एक फ़ोन कॉल पे आना जो है वो एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। इसकी वजह है, वजह ये है कि मैं आपको ही सुनता हुआ आया हूँ और जो भी कुछ सीखा है और आपको सुन के भी बहुत कुछ सीखा है हमने, ऐसा नहीं है। और अब वक्त है, धीरे धीरे बहुत चीज़ें और सीखी हैं। बहुत शुक्रिया। जिंदगी अपने आप में एक सबक है, बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। खुर्शीद, आपसे तो बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन चूंकि हम लोगों की मुलाकात और बातचीत जो शुरू हुई कभी भी तो वो रेडियो के ताल्लुक से ही हुई। जी जी। तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि रेडियो में आपका आना कैसे हुआ, आकाशवाणी इनफैक्ट। ये बहुत पीछे की कहानी है अगर मैं बताऊं तो, कि रेडियो में आना कैसे हुआ। सोचा नहीं था कि रेडियो में पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन एक शौक़ था शुरू से ही। मैं कहूं कि जब मेरे फादर भी मुझे कहते हैं कि जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तुम्हारे आगे रेडियो रख दिया जाता था और रेडियो सुनते थे तुम। अच्छा, और रेडियो सुनते सुनते मैं वहाँ शांत हो जाता था। तो खैर, ये बचपन से ही रेडियो सुनने का बड़ा शौक़ रहा मुझे। बहुत पहले वो छोटे रेडियो आते थे, एक कान में लीड लगा के आप सुन रहे हैं उसे, और मैंने खूब रेडियो सुना है। स्कूल में मैं पढ़ता था, लेकिन शाम को जब सोने का वक्त हुआ तो कान में वो लीड लग के मैं उसे सुन रहा हूँ। हालांकि घर वाले इस चीज़ से बड़े नाराज़ रहते थे कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करो, पढ़ाई करो, लेकिन वो एक शौक़ था धीरे धीरे। और जब मेरे घर में भी एक रेडियो था, मेरे फादर जो है वो रेडियो सुनते थे, उस दौरान आकाशवाणी पे हवा महल और इस तरह के प्रोग्राम्स आते थे, और वो भी मैं बड़ी लगन से सुनता था। खैर, लेकिन सोचा नहीं था कि मैं शायद रेडियो में आ जाऊंगा। बस ये एक क्यूरियोसिटी थी कि ये रेडियो में आवाज़ जो आती है, ये जो लोग हैं कैसे आती, कौन है ये आखिर। और इस वजह से वो जो छोटे छोटे रेडियो थे, कई बार खोल के भी देखे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। खैर, ऐसे वक्त निकलता गया और तो कोई आवाज़ मिली नहीं, खैर वो तो पता नहीं चल पाया कि कहाँ से आ रही है आवाज़ तब तक, तो क्योंकि दौरान बच्चा भी था और समझ भी नहीं आता था कि कैसे आ रही है, लेकिन वो बड़ी अच्छी लगती थी आवाज़ें जो है। ये कब की बात होगी आपकी? मैं ख्याल से 90s की बात होगी। 90 में मैं 6-7 साल का रहा हूँगा, 8 साल का करीब। तो तभी ये चीज़ें चल रही थी और रेडियो सुन भी रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे आगे पढ़ा और फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आ गया हूँ, ग्रेजुएशन में मुझे एक सब्जेक्ट मिला था, हिंदी लिटरेचर से मैंने किया है ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आया लास्ट ईयर में, हिंदी पत्रकारिता। उस हिंदी पत्रकारिता में रेडियो के बारे में भी कुछ पढ़ाया गया हमें कि रेडियो भी कुछ होता है, और रेडियो, टीवी और प्रिंट, ये 3 चीज़ों के बारे में हमें बताया गया। रेडियो में क्योंकि एक मन में अंदर से ही चीज़ें कि रेडियो को समझना है, रेडियो चीज़ें करनी है, तो जो हमें पढ़ा रहे थे दूरदर्शन से ही एक सर हमें पढ़ाने आते थे, तो उन्होंने बताया कि रेडियो में अगर जाना है तो आकाशवाणी में एक युवानी प्रोग्राम होता है। युवानी एक चैनल है, और वहाँ पर आप एक महफिल प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं और वहाँ जाके आप बोल सकते हैं। तो हमने ट्राई किया, हालांकि हमें पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सर ने बताया कि नहीं, सीपी में है और वहाँ जाओ और एप्लीकेशन देकर आ जाइए। वहाँ गए, हम एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया, क्योंकि वहाँ लाइन में बहुत लोग होते हैं उस दौरान। तो कई महीने बाद फिर एक कॉल आया कि आपका ऑडिशन है। ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन होने के बाद क्योंकि हमें पता तो था नहीं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, क्या चीज़ें करनी है। ऑडिशन हुआ, देन उसमें जब हमने कुछ दिन बाद कॉल करके पूछा कि हमारा क्या हुआ रिज़ल्ट, तो उन्होंने कहा कि आपका हुआ नहीं है और आप और प्रैक्टिस कीजिए। तो मन में ये था कि चलो कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया और अब हमें पता चल गया है कि किस तरह से ऑडिशन देना है। खैर, हमने दोबारा अप्लाई किया। अब दोबारा के लिए मुझे एक महफिल प्रोग्राम तो था ही, एक मनभावन प्रोग्राम भी था, दोनों ही प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप महफिल के लिए कीजिए और मनभावन आप बाद में कीजिएगा। और उसी दौरान युवानी में अनाउंसर्स के फॉर्म भी निकले थे। अच्छा। मुझे वहाँ क्योंकि जाता रहा तो मुझे पता चल गया कि अनाउंसर्स के भी निकले हुए हैं, तो मैंने अनाउंसर्स का फॉर्म लिया, वो भी फिल कर दिया। ओके, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट था मेरा ख्याल। बिल्कुल, ग्रेजुएशन मस्ट था, वो लास्ट ईयर में था, मैं बिल्कुल होने वाला था मेरा वो।
तो मैं फॉर्म ले आया और मैंने अनाउंसर्स के लिए भी कर दिया और मनभावन अभी तक नहीं किया मैंने लेकिन मनभावन में फिर मैंने ऑडिशन दिया, देन मेरा वहाँ ऑडिशन हुआ और उसके बाद मेरा क्लियर हुआ 28 अगस्त, मुझे आज भी याद है। देन उसके बाद महफिल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, महफिल प्रोग्राम में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उससे पहले जो मैंने अप्लाई किया हुआ था एज ए अनाउंसर्स, मेरा वहाँ क्लियर हो गया। देन इस तरह से मेरी रेडियो में एक शुरुआत हो गई। तो मन में था कि आरजे बनना है, आरजे बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है और उस दौरान 2 ही चैनल थे हमारे, FM रेनबो और FM गोल्ड, दोनों चैनल थे। हालांकि मेरी जिस तरह की टोन थी, मुझे लगता था कि मैं FM गोल्ड में, मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे पसंद भी था वो FM गोल्ड। FM गोल्ड में मैंने अप्लाई किया, वहाँ नहीं हुआ। FM रेनबो पर अप्लाई किया तो वहाँ लकीली मेरा चांस निकल गया। तो खैर इस तरह से मैं FM रेनबो पे आया और अभी तक चीज़ें चल रही हैं बहुत कुछ। अच्छा, ये हम लोगों ने जब किया था, मुझे याद है खुर्शीद, महफिल मनभावन को लेके शायद पहले महफिल करना होता है फिर मनभावन, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैंने पहले महफिल किया, अच्छा, उसके बाद ही अप्लाई किया मनभावन के लिए, जबकि मनभावन से पहले मेरा ही अनाउंसर्स के लिए हो गया था। हाँ, लगातार चलती रहती, फिर वो पूरे, हाँ बिल्कुल गया। बिल्कुल, वो सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन आपने कॉलेज का नाम नहीं बताया। हाँ, मेरी मैंने जो ग्रेजुएशन की वो जाकिर हुसैन कॉलेज से की है। लेकिन अभी आपने एक बात बोली, लाइक आपकी आवाज़ की जब बात आई तो आपको लगा कि आपकी आवाज़ प्रॉब्ली गोल्ड के लिए ज़्यादा सूटेबल। जी जी। तो ये सवाल हम लोगों से, FM के लोगों से बहुत बार पूछा जाता रहा है कि आवाज़ अच्छी थी इसलिए आप रेडियो में आए या रेडियो में आ गए थे इसलिए आवाज़ अच्छी हो गई? मतलब वो एक प्रैक्टिस होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ क्या था, शुरू से ही आप इतना सधा हुआ बोलते थे ठहराव के साथ? और नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तो खैर वक्त के साथ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे जो प्रोग्राम बोलने का तरीका जो था वो गोल्ड का ज़्यादा पसंद था, क्योंकि बड़े आराम से, तसल्ली से और चीज़ों से वो ज़्यादा पसंद था मुझे, और यही वजह थी कि मुझे गोल्ड पसंद था। जी। तो आवाज़ के लिए कुछ करते हैं ख़ास तौर से, अब या पहले कभी कुछ? देखिए, सच बताऊं तो जब मैं रेडियो में आना चाह रहा था, FM रेनबो या FM गोल्ड में जब मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने पूरे 24 घंटे के जो प्रोग्राम्स होते थे, एक एक पता था कि कब किसका प्रोग्राम आने वाला है और कब क्या होने वाला है। एक चीज़ मैंने खूब सुनी है और पता किया भी मैंने कि उसके लिए क्या करना है, कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, रियाज़ करना, सा का उच्चारण कीजिए, स्टेमिना क्रिएट होगा, बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैंने पूरी की। मैं पूरी की और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब भी मैं करता रहा। लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि अब थोड़ा शायद हम वो एक छूट ले लेते हैं वक्त के साथ साथ, तो अब शायद चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन पूरी प्रैक्टिस के साथ मैंने वहाँ ऑडिशंस दिए थे और ऑडिशंस क्लियर हुए। तो इसी तरह से ये जो सिलसिला है, फर्स्ट ड्यूटी कुछ याद है? बिल्कुल मैंने रेनबो जो क्योंकि मेरा 2010 में जो है सिलेक्शन रेडियो में हुआ था, उससे पहले मैं अनाउंसर ही था, DTH पे गया, उसके बाद DTH पे आ गया था। देन फिर मेरा जो अनाउंसर एज ए RJ हुआ वो रेडियो 2010 में हुआ, और पहला शो जो था मेरा वो होली वाले दिन मुझे मिला था, सुबह का शो। सुबह जो होता है डिवोशनल म्यूज़िक का प्रोग्राम था, और डिवोशनल म्यूज़िक का प्रोग्राम मुझे सुबह का मिला था। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और सच्चाई ये है कि जब मैं मनभावन प्रोग्राम कर रहा था उस दिन भी कोई फेस्टिवल था, यानी जो भी मैंने प्रोग्राम पहला किया वो फेस्टिवल वाली थी। और ये तो कौन से दिन यही ना खुर्शीद, मतलब होली का दिन? जी, रंग रेनबो और आपकी ज़िंदगी में रेनबो ने रंग भर दिया, तो ये एक बिल्कुल इत्तेफाक ही रहा। तो इस तरह से FM रेनबो पे जो मेरी शुरुआत हुई, और शुरुआत के बाद अभी मैं सीख ही रहा हूँ। हालांकि जब आप आ जाते हैं तो और भी चैलेंजेस आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपको कैसे करना है, और जो हमें सुन रहे हैं उनका खौफ भी जहन में रहता था, पूरा खौफ रहता था, क्योंकि हमें सुना भी जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है कि आप एक एक लफ्ज़, एक एक अल्फाज जिस तरह से निकाल रहे हैं और जिस मॉड्यूलेशन के साथ आप चीज़ें कर रहे हैं वो सुना जा रहा है आपको, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कंटेंट आपके पास है, वो चीज़ें सुनी जा रही हैं। तो दिमाग में कॉन्शियसनेस भी थी, शुरुआत में रही, लेकिन वो धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें जो है फैमिलियर होती गई। और मैं इसमें ऐड करूँ तो आपने ऑडियंस की बात की, मुझे तो याद आता है कि हमारे डीओ किसी का फोन सभी बिल्कुल, बॉस क्यों आया, हाँ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, बंद क्यों हो गया, ऐसे
ऐसे करके बहुत सी चीज़ें ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ रही हैं। बहुत सी तो ये तो खैर जब हम डीओ आपने बात की पैक्स की, वो कॉल भी आ जाता था। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही शो कंप्लीट हुआ देन कॉल आ गया Right. कि आपने ये कर दिया। बिल्कुल, तो हमने बहुत सीखा, जी, उन चीज़ों ने बहुत मांझा, उन चीज़ों ने निखारा। बहुत सिखाया, बिल्कुल ठीक बहुत सिखाया रेडियो में आने के लिए, और उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो एक सिलसिला जी। है, चलता ही रहता है हमेशा। और ये आपने बहुत अच्छी बात की, जब ऑडियंस की बात चली खुर्शीद, मुझे भी याद आता है कि मैं कई बार स्टूडियो में रो पड़ती थी प्रोग्राम करते करते जी। क्योंकि मैं जब सपने कितने अपने करती थी तो मेरी ऑडियंस में ऐसी चीज़ें आती, मतलब एक बात चली है तो मुझे वो एकदम से माहौल याद आया कि मैम प्लीज़ आज हमारी शादी की 30वीं सालगिरह है, हमने किसी को शेयर नहीं किया है, अपनी तस्वीर आपको भेजी है, मेरी जूतों की दुकान है, आप आइए प्लीज़, मैं अपने हाथ से आपको शूज़ पहनाऊँ। जी जी, तो आप आपकी आंखें भीग जाती हैं एकदम से कि देखिए एक आवाज़ का ही कनेक्शन है, और लोग बिल्कुल कैसे बिल्कुल। जुड़ जाते हैं आपके साथ में कि आवाज़ से लोग एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, मैं मानता हूँ। और हालांकि मैंने भी बहुत लोगों को सुना और उनसे मिला भी मैं, और उनकी आवाज़ में एक अलग बात थी। जैसे मैंने आप ही को सुना, मैं बताऊं तो सपने कितने अपने मैंने बहुत सुना है वो प्रोग्राम। आपके ख़त पढ़ने का अंदाज़ जो था वो ज़बरदस्त था। और इसके अलावा एक जैसे राजीव सक्सेना जी गोल्ड पर थे, क्या आवाज़ थी, क्या नॉलेज थी, ज़बरदस्त आवाज़ थी उनकी। और जो नॉलेज थी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ एक तरह से। हम सब उनके फैन रहे बिल्कुल। हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं नहीं है, है। बहुत अनाउंसर्स और रेडियो जॉकीज के लिए जी वो जी, रोल मॉडल हैं आज भी। बिल्कुल रहे No हैं। doubt, जी। आराधना शर्मा, आराधना बिल्कुल जी, सही जी, कहा आपने, आराधना प्रोग्राम। आपकी आवाज़ इतनी सधी हुई है, इतना ठहराव है उसमें। आपको लगता है कि हमारे एफएम में ये भी एक बात रही ना कि हर आरजे जो है हर प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, कोई बिल्कुल। चर्पी है, बबली है, तो आपकी आवाज़ की वजह से ही आपको मॉर्निंग का स्लॉट दिया गया था? मुझे याद है कि जब मैं मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि खुर्शीद, तुम्हारा जो प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है, Quite obvious. और तुम्हारी आवाज़ जो है उस वक्त जो सुबह आती है बहुत पसंद की जा रही है। और वाकई जिस तरह से मैं भी प्रोग्राम करता था, मुझे खुद उसमें मज़ा आता था, और जहाँ मज़ा आ गया तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसे एंजॉय कर रहा हूँ तो सुनने वाला डेफिनेटली उसे कर रहा है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी जैसे बात चल रही है आवाज़ की और रंगे महफिल, डेफिनेटली हम लोगों का ठेठ उर्दू अदब और शेर व शायरी का जी, जी। प्रोग्राम, आराधना बिल्कुल अलग, संस्कृत उसमें, भजन, चौपाइयाँ, सब कुछ उसमें सब आता है कुछ। आराधना में। तो और वो वक्त भी मायने रखता है, सुबह का वक्त, सुबह का। एक शाम का सिमटता हुआ दिन और सब चीज़ें। लेकिन खुर्शीद, आपको क्या लगता है इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद कि एक कलाकार जो है, ख़ासतौर से आवाज़ के ताल्लुक से हम बात करते हैं, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस, आपकी अपनी क्लैरिटी, आपके अपनी आसपास का एटमॉस्फेयर, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके टेस्ट, ये सब चीज़ें कितना मैटर करती हैं? देखिए, ये बहुत मैटर करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैटर करती हैं। आपके सराउंड में क्या है, आपका एक एनवायरनमेंट किस तरह का है। क्योंकि मेरे घर का अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि पढ़ने लिखने का ही रहा है ज़्यादातर, और मेरे घर में सब कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना शोर शराबा है नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं चीज़ें तसल्ली से, बहुत ज़्यादा चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। आपको देखिए कोई नहीं समझ सकता। तो वो एक मन में भी रहा, और उसी तरह की हैबिट भी आ गई कि फिर अब बहुत तेज़ नहीं चिल्लाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, तसल्ली से बोलना है। तो वो एक फ़र्क मुझे लगता है कि वही चीज़ है जो मुझे मॉर्निंग में ले गई, मॉर्निंग के शोज़ के लिए ले गई, कि आराम से आपको बोलना है, तसल्ली से बोलना है, बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं है सुबह के प्रोग्राम के लिए। और ऐसे ही इवनिंग में जब आप प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप शेर पढ़ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, किसी शायर के बारे में बता रहे हैं या गज़ल के बारे में बता रहे हैं, तो बड़े आराम से एक संजीदगी के साथ जब आप चीज़ें कर रहे हैं, तो वो घर से ही चीज़ें चली, और वो शायद आवाज़ में भी हैं। नहीं, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए रंगे महफिल में, हाँ, शेर व शायरी तो ठीक है, संजीदगी भी ठीक है, उसमें रोमांस भी है। खैर बिल्कुल सही कहा आपकी आपने। आवाज़ सुन के किसी को रोमांस ना हो आपसे तो ये हो नहीं सकता। मैं आवाज़ की लिहाज से कह रही हूँ। तो उस लिहाज कभी आपने सोच के कभी ऐसा कुछ रहा? देखिए, सच्चाई ये है कि मुझे एक लिसनर हैं, उन्होंने रेडियो पे हमेशा सुना मुझे, बहुत सुना और खूब सुना, लेकिन जब वो मुझसे मिले तो उन्हें यकीन नहीं रहा कि ये मेरी आवाज़ है। वो इसलिए कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था कि ये जो आवाज़ है ये शायद 45-50 साल के इंसान की होगी, और जब उस दौरान मैं इतना नहीं था और जब वो बड़े चौंक गए कि ये आप ही की आवाज़ है,
पर आप उसको संवारते भी हैं, निखारते भी हैं, उस पर काम भी करते हैं, बिल्कुल। मतलब तो मेरा अपना सोचना ये है कि एक लफ्ज़, एक सेंटेंस एक व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल अलग तरह से, दूसरा उसको अलग तरह से उठाएगा। यानी एक चाय आप बना रहे हैं, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि एक ही चाय बनाई जाती है लेकिन 10 लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है। बिल्कुल, इसलिए माँ के हाथ के खाने की बात होती है। आई थिंक आवाज़ में भी ऐसा ही है। खुशी जब बोलेंगे तो वही अल्फाज, वही शेर एक अलग अंदाज में और दूसरा कोई बोलेगा तो अलग। तो मुझे भी रेडियो में प्रोग्राम इसी तरह के मिले हैं। या तो ब्रोकन हार्ट का प्रोग्राम आता था, मुझे रात में याद नहीं है कि दिल ढूंढता है एक प्रोग्राम आता था FM रेनबो पर। उस तरह के प्रोग्राम्स मिले मुझे। तो जिस तरह की आवाज़ मुझे लगता है कि ज़रूरत थी, उसी तरह के मुझे प्रोग्राम्स से मिले फिर। मतलब आपकी आवाज़ किसी को बात लगती है, किसी को अपनी सी लगती है, किसी को सुकून देती है, तो वो डेफिनेटली आपको। और मुझे ख़ुद भी लगता है कि शायद मैं उन्हीं प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा बेटर हूँ। और अगर मुझे बहुत पेपी जो प्रोग्राम्स दे दिए जाए तो शायद मैं उनके साथ जस्टिफाई ना कर पाऊँ। लेकिन खुशी, यहाँ मेरे मन में एक बात आई कि लाइक हम बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं कि वो शिकायत करते हैं कि वो स्टीरियोटाइप्ड हो गए। मतलब इफ्तिखार हैं तो वो 200 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर ही बन गया, प्रकाश राज है पुलिस ऑफिसर ही बन के आ रहे हैं, जीवन है उनको नारद मुनि बना दिया गया। जी ऐसे हमने देखे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत से एक्टर्स ये भी कंप्लेन करते हैं या बार बार कहते हैं कि हमें कुछ चैलेंज करने वाली चीज़ चाहिए। कभी आपको लगा नहीं सिटी लाइट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया एंड सॉर्ट ऑफ इस तरह का कुछ? नहीं, इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए फिर मुझे लगा कि मैंने बहुत दिन शायद ऐसा कर लिया है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मुझे एक प्रोग्राम मिला फिर बाद में, एक फ़ोन इन प्रोग्राम, हेलो FM रेनबो करके आता था सैटरडे को। तो फिर वो मुझे एक शो मिला हेलो FM रेनबो, जिसमें मुझे लोगों से बात करनी है और उनकी पसंद के गाने चलाने हैं। ये तो हुई उसकी बात, लेकिन आप जब अपनी आवाज़ के सधेपन की बात कर रहे हैं, टीचिंग के फील्ड में आप आ जाते हैं। हाँ, तो बच्चों से सब तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ कैसे मैनेज करते हैं? मतलब वहाँ तो रॉक भी चाहिए आवाज़ में, बिल्कुल। खैर इसकी भी एक अलग कहानी है कि रेडियो से मैं टीचिंग में कैसे आ गया। हालांकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया और रेडियो से मेरा नाता जुड़ ही गया था एज ए अनाउंसर, उसके साथ साथ मैं अब थोड़ा डबिंग भी करने लगा था। मैं स्टूडियोज़ में जाके कुछ डबिंग करने लगा। कुछ दिन मैंने डबिंग की और डबिंग से ही चीज़ें मुझे मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर हिसामुद्दीन फारूकी साहब, तो उन्होंने कहा कि खुर्शीद तुम रेडियो करते हो, डबिंग भी करते हो, रोहिणी में एक चैनल है, आप वहाँ जाकर एज ए वहाँ पे उनका कम्युनिटी रेडियो चैनल था, तो कम्युनिटी रेडियो में एज ए वहाँ पे स्टेशन मैनेजर का जॉब पोस्ट है वहाँ पर, आप वहाँ ट्राई कर लो एक बार, मैं उन्हें बोल दूँगा कि वहाँ है। अब वो जो कम्युनिटी रेडियो था एक इंस्टीट्यूशन का था, मैं अब वहाँ बच्चों को रेडियो प्रोग्राम्स भी बनवा रहा हूँ, प्रोडक्शन भी करा रहा हूँ और देन उसके साथ साथ एक क्लास में उनकी रेडियो की भी ले रहा हूँ वहाँ पर देन मुझे वहाँ एज ए टीचिंग में उन्होंने रेडियो पढ़ाने के लिए रख लिया। ये आप कहाँ की बात? ये मैं जिम्स कॉलेज है रोहिणी में, तो मैंने लगभग वहाँ 4 साल के करीब वहाँ बच्चों को पढ़ाया। देन फिर वही होता है कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो मुझे एक दूसरी जगह से ऑफ़र आया, तो इसी तरह से मेरी एक जानकार हैं, उन्होंने ही बताया कि गाज़ियाबाद में एक कॉलेज है IMS, आप वहाँ अगर करना चाहते हैं तो बताइए, मैं उन्हें बोल देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं तो अब टीचिंग ही कर रहे हैं तो उधर भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्हें कम्युनिटी रेडियो ओपन करवाना है और शायद तुम कम्युनिटी रेडियो के बारे में जानते भी हो, तो वहाँ अप्लाई करके आपको रेडियो पढ़ाना भी और कम्युनिटी रेडियो उनका चलवाना है। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से मैं वहाँ से स्विच करके गाज़ियाबाद IMS कॉलेज में आया और उनका एक छोटा सा सेटअप स्टूडियो है जिसमें बच्चों से कुछ रिकॉर्डिंग्स करानी है, उनके प्रोग्राम्स बनाने हैं, देन उन्हें पढ़ाना है। तभी मैंने फिर वहाँ PhD के लिए अप्लाई किया। PhD में एनरोल हुआ मैं और धीरे धीरे फिर वो PhD भी हमने पूरी की और उसके बाद मैं फुल फ्लेज एकेडमिक्स में हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप कितने साल आपको हो गए हैं? मुझे यहाँ लगभग 6 साल अब यहाँ हो गए हैं जी। तो खुर्शीद, अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ निकल के आ रही है कि आप रेडियो पहले से कर रहे हैं, फिर आप टीचिंग में आ जाते हैं जी। तो आपको ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जो एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको है। बिल्कुल। और जो आप पढ़ा रहे हैं तो जो ट्रेंड में नई चीज़ें आती जा रही हैं वो भी आपको मालूम होती जा रही हैं, तो वो आपको दोनों तरह से हेल्प कर रहा है, यानी आपकी अपनी परफॉर्मेंस में भी उसका फर्क आ रहा है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकली कहाँ पहुँच रहे हैं या टेस्ट लोगों का चेंज हो रहा है।
बिल्कुल। और वहाँ से यंगस्टर्स से आपको मिल भी रहा है, आप उनको वापस दे भी रहे हैं। तो ये आप बाकी जो रेडियो जॉकीज हैं, हमारे एंकर्स हैं, उनसे कितना डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस? जो लोग रेडियो में बोलते हैं या रेडियो पे शोज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एकेडमिक्स में आकर उस चीज़ को समझा सकें, क्योंकि बोलना एक अलग चीज़ है और रेडियो को समझाना दूसरी चीज़ है। कि रेडियो पर आपको किस तरह से बोलना है और जब आप सामने हैं तो किस तरह से हैं, तो वो चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं कि आप इस तरह से बोलना सीख सकते हैं। तो मैं वहीं पर फिर बच्चों से प्रैक्टिकल्स कराता हूँ, स्टूडियो में लेके बच्चे स्क्रिप्ट लिख कर लाते हैं और जब वो लिख कर लाते हैं तो देन उन्हें रिकॉर्ड के लिए जब रिकॉर्डिंग सेशन उनके कराते हैं हम लोग, तो बच्चे उस तरह से परफॉर्म भी करते हैं फिर वो। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग इधर कुछ सालों से ही बहुत ज़्यादा सामने आया है, मतलब तो ये बेसिकली है क्या? अगर आप ऑडियंस को थोड़ा, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो क्रिएटिव राइटिंग इज़ व्हाट एग्जैक्टली? क्रिएटिव राइटिंग जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग में आपकी कविताएं आ सकती हैं, कहानियाँ आ सकती हैं, फीचर्स आ सकते हैं, ड्रामा आ सकते हैं, नॉवेल्स आ सकती है, कहानी आ सकती है, ये सारी क्रिएटिव राइटिंग है। बट मुझे लगता है कि इन सारे प्रोसेसेस में अगर आप क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, रेडियो की बात करें, एक चीज़ लगती है खुर्शीद, वो ये कि उसमें वो जो एलिमेंट है, हम कहते हैं ना कि वो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ऑडियंस को बांध पा रहा है। अब बड़े से बड़े लीडर की बात होती है, ओरेटर की बात होती है, थिएटर पर्सनालिटीज हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, यू हैव टू हैव दैट थिंग इन यू जो लोगों से कनेक्ट करे आपको। वहाँ पर हम ये चीज़ें भी समझाते हैं कि आप जब स्टेज पर हैं या रेडियो पर हैं, रेडियो पे आपको अपने लिसनर्स को इंगेज करना है, ठीक, वहाँ किस तरह से करेंगे आप, या आप स्टेज पर हैं तो वहाँ किस तरह से करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें समझाई जाती हैं कि आप को इस तरह से अपनी आवाज़ में मॉड्यूलेशन लाना है या पॉजेज़ लाने हैं, किस तरह से आप उसे कैच कर सकते हैं। आपकी स्क्रिप्ट जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो अगर 2 मिनट सुने तो आपको सुनता रह जाए। ये जो आपने बात की खुर्शीद, मुझे इससे एक बात याद आई कि अपने प्रोग्राम्स में कई बार होता ये था कि मैं बच्चों की तरह बोलने लगती थी। तो शुरू में तो अरे आप इतनी सीरियस और ऐसे कैसे बोलने लगी है बच्चों की तरह से, तो कई लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। लेकिन जो हमारी ऑडियंस थी उन लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक आने लगा कि मैम बहुत अच्छा लगता है कि आप जब बच्चों के, मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि हर बार बहुत सोच के जब हम कुछ करते हैं, कई बार वो इतना क्लिक नहीं करता, और कई बार एक नेचुरल प्रोसेस में आप कहीं निकल जाते हैं तो आप कुछ नया एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमें अपने आप को ही पुश करना पड़ता है कई बार, एज एन एंकर, एज अ आरजे, ऐसा कुछ आपको लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल करना पड़ता है। चैलेंज आवरसेल्व्स। वो खैर आपकी अपनी मैं मानता हूँ कि क्रिएटिविटी भी है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को, और वो हर किसी में अलग होती है कि आपका अंदाज़ क्या है, आपका तरीका क्या है, किस तरह से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्टर्स की बात की जाए, एक अमिताभ बच्चन हैं और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, दोनों अलग हैं, लेकिन उनका स्टाइल, उनका बोलने का तरीका, उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अलग है। तो आपको अपना स्टाइल क्रिएट करना है, और किस अंदाज़ में आप बात कर रहे हैं, किस मॉड्यूलेशन के साथ आप बात कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि रेडियो में या कहीं भी आप जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपकी आवाज़ में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ जब कर लेते हैं पूरी, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, बड़ा फुलफिलिंग लगता है। आज का शो वाकई अलग था, आज कुछ आपने अपने आप से कुछ अलग किया। आपके साथ ऐसा रहा है कभी कुछ शोज करने के बाद आज के दिन मज़ा आ गया? सॉर्ट ऑफ बिल्कुल रहा है। कुछ बताइए। कई बार शोज़ होते हैं और जब हम करते रहते हैं काफ़ी दिन, लेकिन कभी कभी ऐसा शो जाता है कि मज़ा नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि मज़ा नहीं आता कि यार मैं जो कहना चाह रहा था वो शायद नहीं हो पाया। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल दिल से बातें की हैं, और जो सुनने वाला है वो भी आपको अटेंशन दे रहा है, वो अपने आप फील हो जाता है। हालांकि हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है सामने से, लेकिन जब वो दिल से बातें निकलती हैं तो वहाँ सेटिस्फेक्शन, मुझे लगता है कि आवाज़ जब दिल से आती है ना, तो वहाँ सेटिस्फेक्शन तो दिल तक ही पहुँचती है। कई बार ऐसा भी हमने अपने फ्रेंड सर्कल में, हमारे स्टूडियोज़ में, FM में, यहाँ वहाँ देखा है, आप बहुत अपसेट हैं, कुछ घर में ऐसा हो गया या कुछ ऐसी मतलब ट्रेजेडी कहीं पर हो गई आपके अपने किसी नोन से, फ्रेंड्स में, यहाँ कहीं पर भी, और आप बिल्कुल मूड में नहीं है करने के, आपका खुद का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ क्राइसिस में आप हैं, बट देन यू हैव ऑन एयर यू हैव टू साउंड वेरी चर्पी, बबली, लाइवली। कभी ऐसी मुश्किल आती है? बिल्कुल आई है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। कि मैं घर से स्टूडियो जा रहा था, और मैं स्टूडियो जा रहा था, रास्ते में मेरी जो गाड़ी है किसी से टकरा गई,
और हालांकि गलती मेरी थी, मुझे महसूस भी हुई कि वहाँ गलती मेरी है, लेकिन सामने वाला मुझसे लड़ने झगड़ने लगा और काफ़ी बहस हुई। खैर वो निपटी। जब मैं स्टूडियो गया तो स्टूडियो के बाहर वो मूड मैंने बाहर रख दिया। तो आपके जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं, जो आपके जहन में चीज़ें चल रही हैं या आप किसी परेशानी को लेकर हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जब भी आप स्टूडियो में जाएं या स्टेज पर आएँ तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको पीछे रख देनी चाहिए। आप जब लोगों से कनेक्ट करते हैं तो वो जो बातचीत है महसूस करने की चीज़ होती है, तो उसमें वो शिद्दत, वो गहराई चाहिए, बहुत चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैं आपसे सवाल करूंगी बल्कि सॉरी, आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आजकल जो एफएम का ट्रेंड है, आप उनको उसके हिसाब से भी तैयार करते हैं? आप उनसे कहते हैं नहीं भाषा पे ध्यान दो, विचारों पे ध्यान दो, सॉर्ट ऑफ? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो शायद इस चीज़ पर ध्यान कम दे रही है। वो ज़रूरत है। जहाँ मैं उर्दू के अल्फाजों की बात करूँ मैं, तो उर्दू के अल्फाजों में बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ। अच्छा, आजकल ये बहुत सोशल प्लेटफॉर्म्स है और यूट्यूब एंड ऑल, ठीक है, मतलब टाइम के साथ सब चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन आपको लगता है पढ़ना लिखना चूँकि कम हो गया तो इसलिए वो शब्दों से जो हमारा रिश्ता हुआ करता था उसमें कहीं कुछ कमी आ गई है? सही कहा आपने कि जो आजकल जो बच्चे हैं वो लिखने पर या पढ़ने पर ज़्यादा गौर नहीं दे रहे हैं, वो बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वीडियोस चल रही हैं और सिर्फ उन्होंने देखा, जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, उसे जल्दी से निकालनी है चीज़ों को। लेकिन मैं बच्चों को पूरा प्रोसेस इस तरह से बताता हूँ कि आपको करना क्या है। 3 चीज़ें हैं, पढ़ना, लिखना, देन फिर बोलना। इस स्टेप के साथ अगर आप चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कहीं भी आप मार नहीं खा पाएंगे। लेकिन बच्चा क्या करता है, पहले बोलता है, बोलने के बाद उसे लगता है कि काम पूरा हो गया मेरा। इस स्टेप को पूरा कर लेंगे तो आप बोलना सीख जाएंगे। बच्चों को ज़रूरत है आज के बैठने उठने का तरीका भी हम लोगों का बदल गया है। अब जैसे हम अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, सोफा पे पाँव रख के बैठ गए, बिना शूज़ के, बिना सॉक्स के, स्लिपर्स के ऐसे हिलाते बुलाते बैठ गए। जी जी। तो जो एक इन टोटलिटी जो एक डेकोरम होता है, आप अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं आपसे कुछ अपेक्षा उनकी होती है, और इसको बड़ा फ्लॉन्ट भी करते हैं दैट दिस इज समहाउ वी आर मॉडर्न, यू नो, अभी हम ऐसे हो गए, वो दौर चले गए। इज इट ओके फॉर यू? नहीं, देखिए मैं सच बताऊं कि जब हम पढ़ते थे और अपने टीचर्स के सामने जाते थे तो बड़ा घबराते थे हम लोग, बहुत घबराते थे, और उनके सामने हम बिल्कुल बचने की कोशिश करते थे कि वो सामने ना आए, और अगर वो सामने आ गए तो बिल्कुल शालीनता के साथ उनके साथ रहना है। लेकिन आज धीरे धीरे जो जनरेशन है और जो टीचर्स का और बच्चों के साथ एक रिश्ता है, वो पहले डिस्टेंस थी उसमें, और वो डिस्टेंस कुछ कम हो गई है, और वो उस डिस्टेंस का फ़ायदा बच्चा उठाता है वहाँ पर। आई थिंक मुझे इसमें हम लोग बोलते हैं कि आप जो खौफ कह रहे हैं, मैं उसको कहूँगी चलिए अब खौफ ना भी हो, लिहाज तो रहे, लिहाज वो अब नहीं। और दूसरा जो आपने बात की उसमें एक बड़ा कॉमन टर्म जो यूज़ होती है आजकल, हम फ्रेंडली हो गए हैं, वी आर फ्रेंड्स नाउ। फ्रेंड्स, फादर है तो फ्रेंड है, टीचर है तो फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड फिर कौन है आपके? सही कहा आपने। मैं मानता हूँ कि हमारे जो बोलने के तरीके पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जैसे मैं अगर अपने फादर से बात करता हूँ तो अलग तरीके से बात करता हूँ, भाई से करता हूँ तो अलग तरीके से बात करता हूँ, टीचर से करता हूँ तो अलग तरीके से। लेकिन अब वो सब मिक्स हो गया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि वो बच्चा पापा से भी ऐसे ही बोल रहा है, टीचर्स के साथ भी ऐसे ही बात कर रहा है, तो वो एक जो फ़र्क है बोलने का तरीका है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी को इम्प्रेस करने के लिए किसी शो में कुछ गाने वाने प्ले किया? आज खोल दीजिए राज। खैर ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने बताया कि भाई हमारा शो है और आप बताइए क्या सुनना है, मैसेज पे बताइएगा चीज़ें की। तो बहुत बार ऐसी हुई हैं चीज़ें कि आपको कौन सा गाना सुनना है, ये कर बहुत इम्प्रेस भी किया है लोगों को, ऐसा नहीं है। किसी पर्टिकुलर को रिझाने के लिए आपको कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि एक शो में मुझे जो सुनती थी उनसे शायद फेसबुक पे मेरी बात भी होती थी, और वो मेरे शो के मैं शो कर रहा हूँ और वो कहीं आगरा से स्टूडियो तक आ गई हैं, और वो मुझे कॉल कर रही कि आप कहाँ हैं, मुझे आपसे मिलना है। और मैंने कहा कि मैं तो स्टूडियो में हूँ और मैं अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे मिलना तो था नहीं। आपको बहुत प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट आपको जो याद हो, जो किसी ने आपको दिया हो? कॉम्प्लीमेंट हमेशा मुझे आवाज़ के लिए मिली है, और कि आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी प्यारी है। और अब आपने अभी बात की टीचिंग की, और ये किताब मेरी आपके सामने रखी है, रेडियो प्रसारण और उच्चारण तकनीक। जैसे कि मैंने बताया कि रेडियो से मैं एकेडमिक्स में आ गया,
और एकेडमिक्स में जब आया तो मैंने सिलेबस बच्चों का देखा कि रेडियो में उन्हें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जो यूनिवर्सिटी पैटर्न था उसमें जो एक सिलेबस होता है, मुझे लगता है कि वो एक किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को जो ये कंटेंट है, क्योंकि वो कंटेंट एक साथ किताबों में नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं तब जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने वो कंटेंट, यूनिवर्सिटी का जो कंटेंट है, उस पर मैंने सोचा कि एक बच्चों के पास किताब हो जो एक ही जगह सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएं और वो अच्छे से समझ ले आया। आई होप कि बच्चों को बहुत हेल्प भी करे। लेकिन मुझे लगता है कि बदलते दौर के साथ ये एक बात हुई कि एफएम का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है जी। अब सीमाएं बिल्कुल आप लांघ चुके हैं, आप कभी भी कहीं भी स्विच ओवर कर जाते हैं, सिर्फ लोगों को पसंद आना चाहिए या आप बिकने चाहिए। ये एक बड़ा बेसिक फिनोमेना जो है पूरा चेंज हो गया है जी। तो कभी कभी चिंता भी होती है आने वाले वक्त को लेके कि हम जैसे लोग, मैं आपको भी उसी में शामिल करती हूँ कि हम जी जी जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, इसीलिए अमिताभ बच्चन आज 81-82 की एज में भी इतने इन डिमांड हैं कि अगर आप तपस्या हैं, आप खुशीदा, आज आप कहाँ हैं, कल आप कहाँ होंगी होंगे। बिल्कुल तो सही। एक अपने आप से एक जिद होती है। अपने बहुत लोग इसमें उल्टा करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है हमें उसमें सरवाइव करना, तो उसी के साथ चलो। आप क्या मानते हैं, क्या सही तरीका है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स चलना या जस्ट मूविंग विद द फ्लो? देखिए, रेडियो की अगर बात करता हूँ मैं, रेडियो आज अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या एफएम सुनते हो आप लोग, क्या सुनते हो, तो कहते हैं सर एफएम नहीं सुनते हम तो सिर्फ वो एक प्लेलिस्ट आती है स्पॉटिफाई वगैरह, उस पे गाने सुन लेते हैं, क्योंकि एफएम में बहुत एडवर्टीज़मेंट होते हैं और ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम रेडियो इतना नहीं सुनते। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो जो रेडियो नहीं सुन रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एप्लीकेशन के ज़रिए चीज़ें समझ रहे हैं। तो रेडियो, अगर मैं रेडियो की सिर्फ बात करूं कि रेडियो बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है, तो वो रेडियो सुनता ज़रूर है, लेकिन उससे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या सुन रहा है अभी। आपने एक दो बार जब मुझे बुलाया अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपकी। जी। तो मैंने बच्चों से यही बात कही कि आप भीड़ का हिस्सा ना होइए, बिल्कुल। आप स्वयं को पहचानिए और आप दुनिया कैसे आपको याद करे, कैसे आपको पहचाने, ये निर्णय आपको करना है। बिल्कुल, है ना। इसीलिए महात्मा गांधी एक ही हुए और नेहरू हम कहते हैं, और वक्त भी उन पे इतना ही था जितना हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि आप वक्त को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और अपने एक आप को किस अपने आप किस तरह से करें, तो वो चीज़ें हैं। खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? किताबें पढ़ना, या फिर अगर पढ़ने का मन नहीं है तो ऑडियो बुक सुनना। और पढ़ना किस तरह के राइटर्स आपको पसंद हैं? मुझे सभी, हालांकि मैं मोटिवेशनल ज़्यादा सुनता हूँ, पता नहीं मुझे शायद अच्छे लगते हैं या क्या है मोटिवेशन, क्योंकि मुझे वो कंटेंट जो आता है शायद मैं बच्चों को डिलीवर करना चाहता हूँ या कहीं ना कहीं उन्हें भी मोटिवेशन देना है, तो मुझे मोटिवेशनल कंटेंट जो है वो बड़ा पसंद आता है। तो आइए, तो चलिए लिटरेचर की बात है, फिल्मों के बारे में कुछ बताइए, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फिल्मों के बारे में हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखता, लेकिन एक्टर की अगर बात करूँ, ये सब सुन रहे हैं, एफएम करते और फिल्में नहीं देखते हैं। लेकिन मैं रिव्यूज़ पढ़ लेता हूँ। लेकिन मुझे एक्टर जो पसंद थे, एक तो इरफान खान की एक्टिंग, और उसके बाद अब नवाजुद्दीन हैं, जिनकी एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद है। हीरोइंस में? हीरोइंस में तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, या मैं कहूँ कि उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, लेकिन एक्टर्स में मुझे लगता है कि ये दोनों है। नहीं, मैंने सीरियसली अगर मैं कहूँ तो एक्टिंग में मुझे अभी हीरोइंस जो अभी न्यू चल रही हैं मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ पुरानी अगर मैं कहूँ तो जिसमें मधुबाला एक्ट्रेस हैं, वो मुझे बड़ी पसंद है। गाने सुनना पसंद करते हैं, क्वाइट ऑब्वियस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर तरह के गाने सुनना पसंद करता हूँ, चाहे वो। आपके फेवरेट फिर भी कुछ सॉन्ग्स जो ड्राइव करते हुए या अकेले में या कभी कोई कहीं की सुनना चाहे तो कौन सा? हेमंत कुमार के गाने मुझे बड़े पसंद है, जाने वो कैसे लोग थे, और जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और इसके अलावा मुकेश के गाने मुझे अक्सर बहुत पसंद आते हैं। मुकेश आवाज़ के साथ चीज़ें मैच हो रही हैं। मुकेश के गाने मुझे बहुत पसंद है, अगर पुराने में कहें। हालांकि मोहम्मद रफ़ी हैं, मुकेश हैं और किशोर कुमार जी हैं। नए में अगर मैं बात करूं, नए में मुझे सोनू निगम पसंद हैं, या फिर उनसे थोड़ा पीछे अगर जाएं तो कुमार शानू और उदित नारायण जी हैं, इनके गाने पसंद हैं मुझे। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद है? वैसे ही पर्टिकुलर सॉन्ग अगर मैं बात करूं तो एक कामचोर फिल्म का
गाना है तुमसे बढ़कर दुनिया में, राकेश रोशन। ये गाना अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं कहीं होता हूँ तो शायद मुझे ये गाना मेरे अपने आप आ जाता है। आ जाए अगर अपने आप अभी तो खैर गुनगुना लेता हूँ, गाना तो खैर नहीं होता। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। खैर मुझे लय में नहीं, मैं शायद बोल पाऊँ। चलिए जी। ओके, तो अच्छा, अब मैंने देखा स्टेटस पे कई बार आप बच्चों के साथ अपनी पिक्स डालते रहते जी, हैं, जी, तो कुछ फैमिली के बारे में बताइए। बच्चों अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ? अपने बच्चों के साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर जब सैटरडे जब भी मैं फ्री होता हूँ तो हाँ, 2 बेटे हैं मेरे। एक का आतिफ है और एक इज़ान। पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पॉडकास्ट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है आपका, ये इतना फले फूले और बहुत ऊंचाइयाँ छुए, और ऐसे ही जो आप हैं यहाँ, अलग अलग जो पर्सनालिटी आप लेकर आ रही हैं और लोगों को कुछ नई चीज़ मिले आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ऊपर जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद। मैं फिर से आपको कहूँगी, क्योंकि एक कॉल पे आप यहाँ पर आए और मेरा बहुत मन था कि हमारे अपने जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, स्पेशली हमारे रेनबो से और गोल्ड से, उनको मैं धीरे धीरे लाऊं, ताकि हमने जो सीखा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आने वाली जनरेशन तक हम वो पहुँचाएँ, कि वो भी सीखें और उसी लेगेसी को आगे लेकर चले, तो हमें भी कहीं तसल्ली हो कि हम भी उसका एक हिस्सा रहे हैं। बस यही एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद करती हूँ मेरे दर्शकों को ये पसंद आएगी। मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए, अब यही आपसे कहेंगे कि इसी तरह से और प्यारे प्यारे हमारे जो साथी हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। कहाँ? जी हाँ, सुनिए ना अभी तपस्या शादा में। हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिलहाल के लिए तपस्या शादा आपसे लेती है इजाज़त। नमस्कार।